ये फिल्म ईंट भट्टा श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (CLRA) और सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (CEC) द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस फिल्म द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि भट्टा मालिक और ठेकेदार श्रमिकों के लिए क्या कर सकते हैं जिससे वे अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकें। ये उन ईंट भट्टों में सामान्य प्रबंध प्रथाओं का प्रतिबिंब नहीं है जहां कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। छोटे छोटे थे हम लोग, बच्चे थे, तो हमारे पास इतना पैसा वैसा नहीं था पर्स ले सकें। पिताजी और मम्मी भी काम करता था लेकिन इतना पैसा कमा नहीं पाता था, तो हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। जब बाहर गए हम लोग तब हम लोग काम करना शुरू कर दिए। तब से आज तक मुझे 13 साल हो गए भट्टे में काम करते हुए। गांव में रहते हैं ना, तो वहाँ पर जो कमाते हैं वो पूर्ति नहीं होते। हमारे उधर जैसे दिहाड़ी भी कम है और पैसे बचा भी नहीं पाते, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पर जैसे आते हैं कमाते हैं ना, तो यहाँ से कमा कर ले जाते हैं और ये पैसे जो ले जाते हैं ये बच जाता है और घर में जैसे खेती करते हैं वो खाते हैं। ईंट बनाते हैं, काम करेंगे तब ना अपने बच्चे के लिए कुछ बनाएंगे हम। मेरे पापा जो है ना वो शराब पीते हैं बहुत, तो पैसे की भी कमी हो गई और बहुत ज़्यादा पैसे उधार लिए थे वो भी चुका नहीं पाए। पढ़ाई मैंने 10वीं में बीच में ही छोड़ दिया और मेरी भाई बहनों भी छोड़ दिया, मेरे से छोटे हैं। वो काम करता है तो हम भी पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग को भी यहाँ मम्मी के साथ आना पड़ा। ईंट बनाते हैं, इस बार अकेले आए हैं, काम ज़्यादा करना पड़ता है तो थक भी जाते हैं, इसीलिए सोचते हैं दादा दादी होता तो हमें भी काम करना नहीं पड़ता, इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। जैसे लखनऊ या फिर जम्मू कश्मीर या फिर ये राउरकेला, वहाँ जाने से ना मिट्टी खोदना पड़ता है। मिट्टी खोद कर फिर उसे कच्ची पक्की 2 बार खींचना पड़ता है, फिर ईंट बनता है। लेकिन यहाँ वो सुविधा है, यहाँ मशीन से पेयर कर दे रहा है ट्रैक्टर से और लाकर गिरा रहा है, सिर्फ हमें बनाना है और खड़ी करना है। जैसे कि हम लोग एकजुट में कोई 2500, कोई 3000, कोई 2000 ईंट बना लेते हैं यहाँ पर। और जहाँ खोदाई चलता है, मिट्टी का खींचना पड़ता है, वहाँ पर मुश्किल से निकाल पाएगा एकजुट तो 1000 या 1100 ईंट। जैसे 1000 ईंट बना लिए तो 1100 का हो गया। यहाँ पर जैसे 25 और 3000 ईंट बना लिए, उससे ज़्यादा पैसे यहाँ बन जाता है और आराम का भी काम है। ये इसमें मेहनत नहीं है, उसमें ना अपने हाथ से खोदते हैं ना, उसमें मेहनत पड़ता है। मैं ईंट पकाने काम करता हूँ, मेरे कम से कम 10-12 साल हो गए। जलाई क्या, ये तूड़ी होती है ना, जो यही तूड़ी सरसों की, इसी से पकाया जाता है। तजुर्बा तो इसमें क्या है, तजुर्बे वाला कोई इतना ज़्यादा नहीं है, वो सब ऐसे ही है, अंदाज होती है सिर्फ एक। तूड़ी ढोते हैं, मतलब तूड़ी इधर जो भूसा आता है उसको ढो के भट्टे के ऊपर लाते हैं, जलाई वाले के पास डालते हैं, बस इतना ही काम है। अब तो ठेकेदारी कर रहे हैं, लेबर लेके आते हैं, खुद मिल जाते हैं 15-20 हज़ार महीने में। इधर थोड़ा काम करने में वो तकलीफ होता है, जलन होती है पैरों में, कोई भी काम। उधर थोड़ा सुकून है पंजाब साइड में, उधर उतना टेंशन नहीं रहता, अपना मर्जी से काम किया, नहीं तो आराम से अपने रूम पे, और कोई टेंशन नहीं इधर। यहाँ पे 6 महीने हुए।
अभी 2 महीने और काम है। अब यहाँ साहब वो ये तो टेम्परेरी रहने के लिए है, मालिक अपना नहीं पक्की जोगी बनवाता है, यहीं ऐसे पक्की ईंट दे दिया और ऐसे बनाने के लिए 7-8 महीना व्यतीत करना है तो अब लेबर के लिए बनवा देता है। दूसरे भट्टे जाते थे तो बच्चे लोग का कोई साधन नहीं था, इधर उधर बच्चे लोग घूमते रहते थे। और यहाँ आए तो मैडम हैं, बच्चे को सुबह वहाँ पहुँचा देते हैं, फिर हम लोग के बाहर का काम ईंट बनाना, ईंट छापना सब काम हो जाता है, तो फ्री हो जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, बच्चे लोग को देखती रहती है। और जहाँ रहते थे वहाँ कुछ साधन नहीं था, बच्चे लोग धूप में इधर उधर घूमते रहते थे। मेरा नाम गीता है, मैं यहाँ बालवाड़ी केंद्र चलाती हूँ। 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको मैं यहाँ नाम लिखा मैंने उनका, सब बच्चों का, और उनको नियमित प्रार्थना कविता वगैरह सिखाती हूँ और बच्चों को पोषण देती हूँ। बच्चों को पोषण खिला के फिर उनको हाथ धुला के वापस फिर लेके भी आती हूँ और छोड़ के भी आती हूँ। जो बच्चे जिनको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मानते हैं, जो या तो कभी भी स्कूल गए नहीं, नेवर एनरोल्ड जिनकी श्रेणी कहलाती है, या जो स्कूल गए लेकिन सामाजिक या पारिवारिक परिस्थितियों में वो स्कूल किसी कारण से छोड़ चुके हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे प्रोजेक्ट की तरफ से 4 स्कीम्स हैं। पहला है नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स, जिसको हम NRSTC बोलते हैं। वो 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के लिए होते हैं। अगर बच्चा जुलाई में ही अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर पहला तीसरा महीना, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दूसरा तिमाही, और जनवरी, फरवरी, मार्च तीसरी तिमाही। इस प्रकार से 9 महीने उस बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार उसके वर्तमान कक्षा स्तर तक लाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें कितने महीने का उसको स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स मिलेगा ये तय होता है। जो RT है, राइट टू एजुकेशन, उसके सेक्शन 12 सब सेक्शन 1C के अंतर्गत इस प्रकार के बच्चों को कवर किया जाता है। तो ये जो उनके जो स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स की अवधि है वो तय होती है, उनके आयु के आधार पर प्रवेश होता है, जिसमें प्रवेश की दिनांक को उसकी आयु पूर्ण वर्षों में कितनी है, जैसे 11 वर्ष है और उसको फिर -5 करते हैं तो 6 आता है, तो इसका मतलब उसकी प्रवेश कक्षा हो गई 6वीं। वो बच्चा चाहे अभी तक कभी भी स्कूल में नहीं गया, लेकिन उस बच्चे को 6वीं क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन 6वीं क्लास में पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक की योग्यता होना ज़रूरी है, तो उसको 5वीं क्लास तक के लेवल के लिए लाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जाते हैं। NRSTC कैंप जब मैंने नया ज्वाइन किया था तभी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, और तब मेरे को इसके लिए पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराई गई थी समसा की तरफ से कि ये गैर आवासीय शिक्षण प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ पर प्रवासी मजदूर के बच्चों के लिए, ताकि वो शिक्षा से वंचित नहीं रहें और उनकी शिक्षा बीच में ना छूटे। क्योंकि प्रवासी मजदूर जो होते हैं वो केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन करते हैं, तो जो बच्चे उनके साथ आते हैं उनकी शिक्षा जो होती है वो अधूरी रह जाती है। तो उस शिक्षा से उनको लगातार जोड़े रखने के लिए ये 3 या 6 महीने या 9 महीने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें हम SMC हमारे स्कूल के, क्योंकि वो भट्टे ईंट भट्टों पर है तो वो हमारे स्कूल के कांटेक्ट में आते हैं और हमारे एरिया में आते हैं, तो वहाँ की पूरी जो उनको संचालन है कैंप का वो हमारे अंडर में चलता है, क्योंकि एक राज्य सरकार की स्कीम है। लेकिन इसके साथ कुछ NGOs भी जुड़े हुए हैं जो इसके लिए वर्क करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर जाकर अपने टीचर्स को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो उनको एजुकेशन देने के लिए वहाँ पर एजुकेशन वॉलंटियर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो कि NGOs के थ्रू होता है। तो ये जो स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स है NRSTC नॉन रेजिडेंशियल, इसमें एक बच्चे पर 1 महीने का 500 रुपया खर्च करने का हमारी वित्तीय सीमा होती है।
इसी प्रकार से बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको रात्रि में रोकना आवश्यक है, उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो रात को घर जाएंगे तो उस माहौल से अलग हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल RSTC, रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज, प्रवेश की प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन चूंकि वो रात को रुकते हैं इसलिए उनका जो ये अनुदान की राशि है वो जस्ट डबल हो जाती है, यानी उन पर 1000 रुपया प्रति माह खर्च किया जाता है। और मिनिमम 30 बच्चे एक कैंप में हमने उनको दिए कि 30 तो रहने ही चाहिए हैं, और 30 बच्चों का वो कैंप हमने वहाँ पर स्टार्ट किया 3 महीने का। 3 महीने तक वो बच्चे जो थे, हमने पहले उसका सर्वे कराया, NGOs द्वारा भी उसका सर्वे कराया गया। फिर जो कॉमन बच्चे थे जो कंटिन्यू 3 महीने वहाँ रहने वाले थे, उन बच्चों को हमने हमारे विद्यालय के पोर्टल पर, शाला दर्पण पोर्टल पर एनरोल्ड किया और उनको हमारे विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ा, ताकि वो बच्चे हमारे विद्यालय से जुड़े। आगे अगर भविष्य में वो यहीं रहते हैं तो वो हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मतलब वैलिड हो जाते हैं कि वो यहाँ पर आकर प्रवेश ले सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी शिक्षा को। अब इनकी प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी, तो सीधी सी बात है, पहले उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए। चूँकि हमारी जो विभाग की सीमा है वो है जुलाई में 31 जुलाई तक, या अगर बढ़ती है तो 15 अगस्त तक, या जिस प्रकार से कोई विशेष परिस्थितियाँ पिछले दिनों कोविड की परिस्थिति थी 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। तो 31 अगस्त तक घर घर जाके हम ये सर्वे करते हैं कि कौन सा बच्चा 3 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा प्रवेश योग्य है, किस कक्षा में प्रवेश। वो बच्चा अगर प्रवेश नहीं किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अगर जुड़ा नहीं है तो क्यों नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बच्चों को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो ये जो बच्चे हैं माइग्रेटरी लेबर के, ये उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे अभी हम ईंट भट्ठा मजदूरी की बात करें तो वो दीपावली के बाद में शुरू होते हैं। तो वो बच्चे हमारे इस काउंटिंग में आते ही नहीं, सर्वे में शामिल हो ही नहीं पाते हैं। इस कारण से ये बच्चे सदैव वंचित रह जाते हैं और इनका पृथक से हम जो है सर्वे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उन पर ध्यान देंगे तो वो हट जाएंगे। तो इनके लिए जो NGOs काम कर रहे हैं उनका दायित्व और एक तरह से उनका नेशनल लाइबिलिटी भी है कि वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके और जो भी उस इकाई के निकटतम जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे जाके और उनको एनरोल करवाएं। एनरोलमेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किंतु वो बच्चा कितने साल का है इसके लिए उसके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आवश्यक है। और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी RT एक्ट ये कहता है कि किसी भी बच्चे को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अभाव में एडमिशन से रोका नहीं जा सकता है। तो क्या किया जाए, तो उस बच्चे के पेरेंट्स से एक एफिडेविट लिया जाए जिसमें वो एक घोषणा करे कि मेरे बच्चे की जन्मतिथि यह है, उसकी घोषणा कोई हम जन्मतिथि मान लेंगे। अन्यथा जो स्थानीय पंजीयन कार्यालय होता है वहाँ से उसका जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन इसके अभाव में भी प्रवेश दिया जा सकता है। कैंप में आने वाले बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन केवल उनके परिवार के पलायन के कारण उनकी जो शिक्षा है वो बीच में छूट जाती है और उनका जो टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो उस वजह से ऐसा नहीं हो और वो बच्चे अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू कर सकें, और या सिर्फ पढ़ाई नहीं किसी और फील्ड में भी अगर वो आगे जाना चाहें तो उनको सब साधन और सब चीज़ें उपलब्ध कराए जाने के लिए NRSTC कैंप चलाया जाता है। बस एक इसका ड्रॉबैक ये है कि हम इनको मैक्सिमम नहीं दे पाते, क्योंकि ये पूरे 9 महीने संचालित नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग लेट आते हैं। तो एक तरह से जो बच्चे बिल्कुल ही शिक्षा से वंचित हैं, सिर्फ ईंट भट्टों में वहीं खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, कोई उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ क ख ग भी सीखेंगे तो एक अचीवमेंट है वो। ये यूपी की महिला है, इसको देखो भैया राशन मिलेगा या नहीं। इसका राशन तो मिल जाएगा मगर एक प्रोसेस है वो। कौन सा? वो मेरा राशन ऐप का। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको प्ले स्टोर से मेरे राशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें फिर रजिस्ट्रेशन होना है। अच्छा। इनका आधार कार्ड नंबर या राशन कार्ड नंबर फीड होगा उसमें, फिर उसमें लोकेशन डालनी पड़ेगी जिस जगह आपको गेहूँ लेना है उसको। आज डाले तो हो जाएगा क्या? हाँ, कंफर्म हो जाएगा, 1-2 दिन में कंफर्म हो जाता है। अच्छा, फिर आप कब दोगे? फिर 1-2 दिन के बाद ले जाना। 1-2 दिन के बाद कंप्लीट होगा। एक और महिला का है तो फिर सबके साथ ही यही प्रोसेस होगा? यही प्रोसेस होगा। भाभी, आपको 1 तारीख को वो ऐप डाउनलोड करके फिर मैं आपको यहाँ से दिला रहा हूँ, ठीक है? अब तो जिसने भी पूरे इंडिया में कहीं भी अगर राशन कार्ड बनवाया है तो उसको किसी और स्टेट में जाके नया राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है।
तो उस राशन कार्ड के आधार पे वो कोई किसी भी तरह की एप्लीकेशंस कर सकता है, तो वो राशन कार्ड उसका पूरे इंडिया में वर्केबल है। तो अगर कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो उसके बायोमेट्रिक से जो पॉस मशीन्स हैं हमारी जो राशन डीलर्स के पास, उस पर उसका अंगूठा लगाने पे सैंक्शन मिल जाती है और वो गेहूँ ले सकता है, खाद्यान्न ले सकता है। लेकिन यदि उसका अंगूठा या उसका बायोमेट्रिक यदि पॉस मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में वो एक टेक्निकल इशू है। तो यदि उनकी कोई लिस्ट हमारे पास आती है ऐसे लोगों की, यदि वो हमारे पास आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम कोशिश करके और उन्हें उस टेक्निकल इशू को, उस टेक्निकल ग्लिच को टेक केयर कर सकते हैं। राशन कार्ड बना हुआ था तो जो हमारे इधर का कोटेदार है उसने राशन कार्ड का बंद कर दिया। एक दो भाई राशन लेने गए तो कभी बोलता वहाँ जाओ बनवाओ, कभी बोलता वहाँ बनवाओ। हमारे माँ बाप भी गए थे तो उन लोगों को भी दौड़ाया करीब 1 महीना। फिर जब नहीं राशन मिला तो हम लोग बोले बंद कर दो, क्या करोगे जब जाओगे नहीं मिलेगा नहीं, क्या फ़ायदा दौड़ के। गर्भवती महिला है, इनको कहीं दूसरे भट्टे पे कहीं तीसरे भट्टे पे आते जाते रहते, टीके नहीं लगवाती है टाइम पर। तो फिर इनको जाके मैं समझाती हूँ, भाई आपके 3 महीने हो गए, 4 महीने आप टीके लगो। फिर ये हम कहना मान जाती है मेरा, फिर मेरे साथ आंगनबाड़ी में चलती है, 2 किलोमीटर जाके इनके सबके टीके लगवाती हूँ और फिर इनके ममता कार्ड बनवाती हूँ। फिर ममता कार्ड बनने के बाद इनको जनाना ले जाना पड़ता है, तो वहाँ इनकी सोनोग्राफी, खून जाँच सारी जाँचें हो जाती है, आयरन गोली, कैल्शियम की कमी की गोली दे देते हैं। आंगनवाड़ी के अंडर में आता है सर भट्टा, तो जिस आंगनवाड़ी के अंडर में आएगा ना, उस आंगनवाड़ी पे टीकाकरण होगा ना, तो वो वहाँ के जो भी लाभार्थी बच्चे हैं, महिलाएं, उनको सबको वहाँ आंगनवाड़ी पे बुला के टीके लगाते हैं और आशा उनको सूचित करती है। हम लोग आज CLR के थ्रू यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है ईंटों के भट्टे पे, ये धोरा के बेरे के पास में है। हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे पोलियो की दवा पिलाने के लिए, और अगर इनको कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग गांव में वैक्सीन करते हैं, RI का कैंप लगाते हैं। तो लक्ष्मी जी यहाँ पे बालवाड़ी चलाती हैं, इनको हम बोल देते हैं कि हमारा आज टीकाकरण है या कुछ भी है, अगर किसी की बाकी है तो ये लोग वहाँ पे लेके आ जाते हैं। और महीने में हम लोग एक बार यहाँ पे भी सेशन करते हैं। और बाकी आज स्पेशली है ना RI के CLR के थ्रू आज हमने कैंप रखा है। एक्चुअली इनका क्या होता है कि ये आते हैं हमारे यहाँ पे, हम ये ममता कार्ड है, ये हम बना भी देते हैं, ममता कार्ड होता है इनका। लेकिन इसमें इश्यूज़ ये आते हैं कि ममता कार्ड बन गया, इनको PCTS नंबर भी मिल जाता है, लेकिन ये यहाँ के लोकल नहीं है, इसलिए इनकी जब आगे डिलीवरी होती है तो ये मिसिंग डिलीवरी में काउंट हो जाते हैं। गांव तरफ है तो ममता कार्ड बना लोगे तो जो खाता रहता है उसमें पैसे आ जाता है हम लोग का, और यहाँ ममता कार्ड जो बनाए हैं उसमें खाते में पैसे नहीं आता है। अब मालूम है, अब तो पहले बार बनाए हैं, अब मैडम से पूछना पड़ेगा। इन लोगों का जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सारे अदर स्टेट के रहते हैं, तो एक तो इनको ये फ़ायदा नहीं मिलता है। जो भी अभी जैसे बच्ची हुई है, बालिका हुई है, तो बालिका में 2500 रुपये मुख्यमंत्री की तरफ से है, 1400 रुपये तो सर उनका आने जाने का किराया मिलता है, फिर 2500 रुपये जो योजना है राजश्री बालिका, तो उनको वो भी नहीं मिलता है। तो एक तो उनको या तो डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसा है कि यहाँ के बने उनको, तो उसके साथ उनको कुछ फ़ायदा मिले, बाकी कार्ड तो उनका बनना ही चाहिए। माइग्रेंट लेबरर्स के लिए एज सच BOCW के तहत तो कोई स्कीम नहीं है। अगर माइग्रेंट वो राजस्थान में ही है तो अपने गृह जिले में वो अपना पंजीयन BOCW में करा सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। अगर वो अदर स्टेट के हैं तो सभी स्टेट्स में BOCW के बोर्ड बने हुए हैं और वहाँ पंजीयन करा के फ़ायदा लिया जा सकता है उनके द्वारा। उसके अलावा भारत सरकार की भी एक स्कीम अभी हाल ही में आई है, ई-श्रम कार्ड। ई-श्रम में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो अदर स्टेट के हैं, हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी पंजीयन करा सकते हैं। वो भारत सरकार का कार्ड बनता है, कार्ड उसी टाइम जनरेट हो जाता है। कोई भी नागरिक सेवा केंद्र हैं बहुत सारे, ई मित्र जो राजस्थान में बोलते हैं, केंद्र सरकार के जो हैं वो नागरिक सेवा केंद्र बोलते हैं, उनको अपने यहाँ पे भी है कार्यालय में, तो उससे उसका पंजीयन हो जाता है, कार्ड जनरेट हो जाता है। उसके तहत उसका 2 लाख का बीमा तुरंत चालू हो जाता है, एक्सीडेंटल बीमा है बेसिकली वो। और उसके अलावा भारत सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की बहुत सारी स्कीम्स आने की अभी जो संभावनाएं हैं, उसमें भी उनको वरीयताएं दी जाएंगी। CLRA संस्था के तहत हम अलग अलग भट्टों पे जाके विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव के लिए कैंप का आयोजन करते हैं। जैसे यहाँ पे इस कैंप के अंदर हमने ई-श्रम कार्ड योजना और चिरंजीवी बीमा योजना से मजदूरों का जुड़ाव किया।
इस योजना में हम ई श्रम कार्ड बनाने के तहत हम उनसे बैंक डिटेल और उनका आधार कार्ड लेते हैं। फिर उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है आधार कार्ड डालने के बाद। फिर उनकी पूरी डिटेल फिल की जाती है, उसके साथ उनका बैंक खाता लिंक किया जाता है। जैसे ही बैंक खाता लिंक करते हैं, ई श्रम योजना से उनका जुड़ाव हो जाता है। और चिरंजीवी बीमा योजना में जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए मजदूर हैं, उनका हम खाता लिंक करते हैं। खाता लिंक करते ही बिना किसी शुल्क के वो इस जीवन बीमा योजना के लाभार्थी बन जाते हैं। इसमें इनको मेडिक्लेम भी मिलता है इस योजना के तहत। और ई श्रम योजना के तहत इनको आने वाले भविष्य में जो भी योजनाओं का जुड़ाव है, जैसे छात्रवृत्ति योजना है, आगे पेंशन योजना है, या आपातकाल स्थिति में जैसे कोविड आ गया, कोविड के अंदर जितनी भी सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, आर्थिक सहायता, वो सीधा इनके बैंक खाते में बिना किसी रुकावट के सीधा इनके बैंक खाते के अंदर पहुंच जाएगी। इस स्कीम में तो फ्यूचर इनका बनेगा। हमें चाहिए लोगों का जुड़ाव, ताकि सरकार द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो लाभार्थी तक पहुँचे और किसी अन्य हाथों में न जाए। बट्टा सर बंद हो जाता है तो गांव चले जाते हैं वर्कर जो भी है, और बट्टा बंद ही रहता है। यहाँ से हम लोग जाते हैं तो खेती किसानी करते हैं, उसके बाद यही कोई 3-3.5 महीना रहते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। सांझे की बेराए है मोर, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ। कर धन में लगी चिटको सोना, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ।